एपिसोड 161 से 170। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा को श्रेयांश जबरदस्ती अपने घर अपने दादा दादी से मिलवाने के लिए ले जाता है, क्योंकि दादा दादी उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे और आज उन्होंने उसके शादी का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। आज तो दादी जी ने सोच लिया था कि उसका रिश्ता तय करके ही मारेंगी, लेकिन वह भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने किसी तरह अमायरा को तैयार किया और अपने घर लेकर गया। अब आगे दादी अमायरा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वहीं अमायरा बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। ये सिचुएशन उसके लिए पहली बार थी कि वह कभी किसी की गर्लफ्रेंड बनकर गई हो। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वही दादाजी भी आंखें फाड़े बस अमायरा को ही देख रहे थे। अमायरा देखने में बहुत ही प्यारी, भोली और मासूसी थी। कोई एक बार भी उसे देखे तो बस उसे देखते रहने का ही दिल करे। बस यही हाल दादी और दादा का भी था। लेकिन दूसरी तरफ रिश्ते के लिए आए बैठे मिस्टर सक्सेना, मिस्टर राय और मिस्टर भाटिया के चेहरे बने हुए थे। वो लोग पिछले कई सालों से दादी के यहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आया करते थे। दादी भी उन्हें हर बार बुलाया करती थी, लेकिन श्रेयांश हमेशा उन्हें ये कह के मना कर देता था कि उसका शादी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वह लोग भी शांति से चले जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनसे बेहतर फैमिली उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल श्रेयांश जब शादी के लिए मान जाएगा तो उनमें से किसी एक की बेटी के साथ श्रेयांश की शादी तो हो ही जाएगी, और वह अपना लक आजमाने हमेशा ही दादी के एक बार ही बुलाने पे आ जाते थे। लेकिन आज श्रेयांश के साथ अमायरा को देखकर उनका तो सपना ही टूट गया था। इस समय वह जितना ज्यादा गुस्से में अमायरा को देख रहे थे, उतना ही बेबसी उनको अपने प्लान के खिलाफ हो जाने पर हो रहा था। उन्होंने तो सोचा था कि रायजादा फैमिली में शादी करके उनकी बेटी दुनिया पर राज करेगी, पर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके मंसूबों पर इस तरह पानी फिर जाएगा। वही श्रेयांश को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने तो आराम से अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन इन सबसे बुरा हाल उन लड़कियों का था जो वहां बैठी हुई थी। वो तो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उनका बस चलता तो अभी के अभी वह अमायरा पर झपट पड़ती और उसके बाल खींच खींच कर मारना शुरू कर देती। वो कितना ज्यादा सज धज कर आई हैं। पिछले 5 घंटे से मेकअप थोप रही थी अपने चेहरे पर। ब्यूटी पार्लर में सस्ते सस्ते उन्हें कितना वक्त लग गया ये तो उन्हें भी खुद नहीं पता था। लेकिन सामने खड़ी ये लड़की जो सिंपल से ड्रेस में थी, ना ही उसने कुछ लगा रखा था और ना ही वह किसी तरह से तैयार थी। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से बहुत बड़ा काम करके थकी हारी आई हो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे का ग्लो ऐसा था कि वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाहिर सी बात है, अमायरा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे तैयार होने की जरूरत ही नहीं। वह तो ऐसे में भी किसी को अपनी ओर सहज ही आकृष्ट कर सकती थी। वहीं इन सब बातों से बेधड़क दादी जी बस अमायरा को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। अमायरा को उन्होंने अपने पास में बिठा लिया और प्यार से उसका नाम वगैरह पूछना शुरू कर दिया। वहीं अमायरा की आवाज और अमायरा की बातें उन्हें बहुत ही ज्यादा मीठी लग रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उनके कानों में कोई शहद घोल रहा हो। लेकिन इन सब से अलग अमायरा बेचारी बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो गई थी। उसे पता होता कि वह इतने सारे लोगों की दुश्मन बनने वाली है तो वह यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि अमायरा को उन सब की नजरें अपनी ओर होने का एहसास पहले ही हो चुका था। वो समझ सकती थी कि उन लोग इस वक्त अपने मन में क्या सोच रहे होंगे। अमायरा ध्यान से श्रेयांश को देखती है और मन में सोचती है कि वैसे बंदा खराब तो नहीं है, काफी हैंडसम है और इतना अमीर है, क्यों ना मैं ही इसे फंसा लूं। लेकिन तभी दूसरे पर सोचती है, अरे यार ये मैं क्या कह रही हूँ, भला मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ और क्या करने लगी हूँ। हे भगवान, मेरी टूटी किस्मत की मैं इस सड़े हुए मेढक से मिल गई और यहाँ फंस गई। मेरा तो मन चल कर रहा है कि इस गधे की कितनी पिटाई कर दूं।
देखो ना, यह उसकी तितलियां मुझे किस तरह से घूर घूर कर देख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी तुरंत वह मेरा पोस्टमार्टम कर डालेंगी। हे भगवान, मुझे बचाए रहो। क्यों मेरे नए नए दुश्मन बना रहे हो? अभी मेरे दुश्मन कम थे क्या कि अब दुश्मनों में और इजाफा कर दिया। साला दोस्त तो बनता नहीं है, लेकिन दुश्मन तो छप्पर फाड़ के मिलते हैं। भगवान ने देते हैं तो सच में छप्पर फाड़ कर देते हैं। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। इतना बोलकर वह अपनी रोनी सी सूरत बनाकर शांति से बैठ जाती है, क्योंकि अब आगे उसे क्या करना है वह तो उसे भी नहीं पता। वह चिंपैंजी उसे जो इशारा करेगा वह कर देगी, क्योंकि पहले ही उसने समझा दिया था कि उसे नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तब तो इसने बड़े अच्छे से कहा था कि हाँ हाँ तुम बस चलो, मैं सब संभाल लूंगा। अब ले संभाले मुझसे क्या पड़ी है। इतना कहकर वह आराम से बैठ जाती है। वहीं अब सभी लोग दादी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वही दादी जी सब जब देखती हैं कि सभी लोग उसकी ओर कैसे देख रहे हैं, तो वह अपना चेहरा उनकी ओर घुमा लेती हैं और एक नकली हंसी हंसते हुए बोलती हैं, हे वो तो मेरे बच्चे को कोई लड़की पसंद आ गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। वैसे कितने सालों से आप लोग परेशान हो रहे थे और मैं ही आप लोगों को परेशान कर दे रही थी। लेकिन देखो ना, भगवान को कुछ और ही पसंद था। वह चाहते थे कि मैं अब आप लोगों को परेशान ना करूं। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई ना उनकी बातों को सुनकर। सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो कि वह अपने आगे किसी पागल को देख रहे हैं। वह भला परेशान क्यों होंगे? वह तो अपनी गरज की वजह से यहाँ आ रहे थे। वही दादाजी जब देखते हैं कि उनके वाइफ को सब कैसे घूर रहे हैं, तो उन्हें उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह भले ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। वह तुरंत ही अपना गला खराशते हुए बोलते हैं, चलिए, बात बहुत हो गई। आप लोगों को भी बहुत सारे काम होंगे और देखिए ना कब से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। मुझे लगता है आप लोगों को आपके कामों के लिए देर हो रहा है। उनके ऐसा कहने से सबको समझ में आ जाता है कि उनके कहने का मतलब है कि अब उन्हें जाना चाहिए। ये सुनकर उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वही लड़कियों का चेहरा तो देखने लायक था। क्या दादाजी ने उन्हें जाने के लिए कहा? वह कितने अरमान से यहाँ आई थी और यहाँ है कि श्रेयाश ने उन्हें एक नज़र देखा भी नहीं। उन लोगों का मानना था कि वह एक नज़र उन्हें उसे देख लेगा तो जरूर उनके ऊपर लट्टू हो जाएगा। लेकिन अब लगता है कि उनका कोई चांस नहीं। वह लोग अपनी उतरी हुई सूरत लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें अमायरा से बात करने के लिए टाइम मिल गया था। वह पूछती हैं कि बच्ची तुम क्या करती हो अभी? तब अमारा बताती है कि मैं अभी कॉलेज जाती हूँ। उसकी बातों को सुनकर दादी जी खुश हो जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। तुम मुझे बहुत ही पसंद आई। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरा नालायक पोता तुम्हें पसंद करेगा। तुम बहुत ही प्यारी हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। वही अमायरा जैसे ही यह सुनती है कि वह दादी को पसंद है, तो उसका बेचारी का तो चेहरा देखने लायक था। उसने सोचा था कि जिस हालत में वह जा रही है जरूर दादी उसे पसंद नहीं करेगी और जल्दी ही उसे छुट्टी मिल जाएगी इस बेवकूफ इंसान से। लेकिन ये क्या, दादी क्या बोल रही हैं? तभी श्रेयांश भी अमायरा के दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। जब दादी ये देखती हैं तो उनकी आंखें ही बड़ी हो जाती हैं। भला ये लड़कियों के बगल कैसे बैठने लगा? ये तो लड़कियों से कोसों दूर रहता है, उनकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखता है। लेकिन दादी को ये बहुत अच्छा लगता है। अगर उनका लड़का लड़कियों की ओर आकृष्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा है, वरना तो उसने तो ये सोच लिया था कि उनका पोता कहीं गए तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके वंश का क्या होता?
फिर उनका वंश आगे कैसे बढ़ता। लेकिन अब उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो बस इतना चाहती थी कि उनका बेटा किसी लड़की को पसंद कर ले। बस वह लड़की हो जिससे उन्हें आगे वंश बढ़ाने में मदद मिले। बाकी वह कैसी लड़की है उन्हें कोई मतलब नहीं था। वह चाहे इनके साथ रहे या ना रहे, वह चाहे इनसे बात करना भी पसंद ना करें, वह सबके लिए तैयार थी। लेकिन बस श्रेयांश किसी तरह शादी कर ले। लेकिन श्रेयांश कभी नहीं मानता था। और आज जब वह आगे बढ़कर खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड ले आया है तो ये दादी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था। तभी अमायरा बोलती है, दादी जी अब मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर दादी के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या ये जाने की बात कर रही है? अरे नहीं नहीं, दादी जी तो मन में सोचने लगती हैं कि अगर इसे मैंने जाने दिया तो फिर मेरे बेटे की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। और मुझे अभी डाउट है, भला कोई इतनी जल्दी आकर जाने को क्यों कहेगा। अगर वह इसकी गर्लफ्रेंड है तो क्या उसे मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और यह जब से मैं देख रही हूँ या तो मुझे बस भागने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सोचते हुए दादी बोलती हैं, अरे बच्चा इतनी जल्दी क्या है। आखिर में तुम हमारे पोते की गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें तो हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अमायरा दादी की बातों को नहीं समझ पाती, तो वह बोलती है कि मैं समझी नहीं दादी। तो दादी कहती है, अरे बच्चा अब जब तुम आई हो तो क्यों नहीं आज तुम हमारे साथ यहाँ रुकती हो। दादी की बातों को सुनकर अमायरा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कभी दादी को देखती तो कभी श्रेयांश को। उसकी आंखें इस समय इतनी बड़ी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि मानो वह पूरी बटम हो। और देखने में वह इतनी ज्यादा फनी लग रही थी कि श्रेयांश को तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। लेकिन वही श्रेयांश को अपनी दादी की चतुराई पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। उसकी दादी सचमुच में उससे 10 कदम आगे ही रहती थी। वह चाहे जितना भी क्यों ना चालबाजी कर ले पर उसकी दादी उन सब में आगे थी। वही दादी जी दादाजी की तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी आंख मारने लगती हैं कि वह भी उसकी बातों में साथ दे। दादाजी जब दादी जी का इशारा देखते हैं तो वह भी तुरंत थोड़े कड़क रवैये में बोलते हैं कि हाँ बच्चा, अब तुम जब आ गई हो तो तुम आज यहीं रुकोगी। दादाजी की बात सुनकर तो अमायरा को रोने का मन करता है। इस वक्त लग रहा था कि वह अपना सर जमीन पर पीट ले। वह बहुत ही गुस्से के साथ श्रेयांश को देखती है और मन ही मन उसे गालियां देते हुए, गधा कहीं का, चिंपांजी कहीं का, मुझे कहां लाकर फंसा दिया। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर पटक पटक कर मारूं, तुम्हारे सारे बाल नोच कर तुम्हें गंदा गंजा कर दूं। अपने आप को बहुत ज्यादा हैंडसम समझते हो ना, तुम्हारी सारी हैंडसम का मैं निकाल लूं। पता नहीं इस समय अमायरा को इतना ज्यादा श्रेयांश पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्या क्या बोल रही है, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। वह भला यहाँ इन अनजानों के बीच कैसे रुक सकती है। ना तो वह उनके पोते को जानती है और ना ही दादी दादाजी को। कितना मुश्किल होता है ऐसे किसी अनजान के घर रुकना। और अगर ये लोग कोई चालबाज हुए तो उसका क्या होगा। अगर ये लोग कोई ह्यूमन स्मगलरिंग करने वाले हुए तब तो उसकी किडनी, उसका दिल, उसका फेफड़ा, उसका आंख, सब कुछ ये लोग बेच देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी अपने साथ। कितनी मुश्किल से दूसरा जन्म मिला है और भला मैं ऐसे कैसे फंस सकती हूँ। वह तुरंत अपनी जगह पर चौंक कर खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे खड़ा होता देखकर उन लोगों को भी आश्चर्य होता है। वह भी जल्दी जल्दी खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। वही श्रेयांश उसकी ओर आंखें छोटी करके देखने लगता है, क्योंकि अब तक वह उसके मन में चल रही बातों को समझ जाता है। वह उसके पास धीरे धीरे कर जाता है और बोलता है, छोटी चूहिया, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? वही उसकी बातों को सुनकर अमायरा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। क्या उसे मेरे दिमाग की बातें भी सुनाई पड़ती है? क्या मैंने जो जो सोचा उसने सब कुछ सुन लिया?
अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वह अलर्ट हो जाएगा, फिर मैं कैसे भाग पाऊंगी। ये सोचकर अमायरा तुरंत ही 2 कदम पीछे हो जाती है। लेकिन वही श्रेयांश भी कम नहीं था। वह भी 2 कदम और आगे बढ़ उसके और पास हो जाता है। वही दादी उन दोनों को देख रही थी। दादाजी भी अपने पोते की हरकत को देख रहे थे। वह सोच रहे थे अब आगे क्या करने वाला है ये। वैसे भी उन्हें अपने पोते की कोई भी हरकत समझ नहीं आती थी। वह कब क्या कर दे, उनकी सोच के परे था। वही श्रेयांश अपनी आंखें और छोटी करते हुए उसे घूर कर देखने लगता है और कहता है, छोटी चूहिया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम क्या पागल हो गई हो? मैं द ग्रेट श्रेया सिंह रायजादा, जिसके पास इतने पैसे हैं कि तुम अगर गिनने लगो तो गिन भी ना पाओ। मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा अमीर हूँ। और तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? क्या सच में तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हें देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा पागल हो। वही उसकी बातों को सुनकर अमायरा आश्चर्य में पड़ जाती है। अरे इसे कैसे मेरे मन की बातें सुनाई दी। फिर दूसरे पल वह भी सोचने लगती है, अरे हाँ, मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ? ये तो खुद ही इतना ज्यादा अमीर है, तो इसे भला बॉडी पार्ट्स बेचने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही डर गई थी। ये सोचते हुए वह अपने दिल की जगह पर अपना हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। ऐसे लगता है जैसे मानो उसके दिल का बोझ उतर गया हो। वही दादी जी उसे ऐसा करते देखती है तो उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? दादी जी की बातों को सुनकर अमायरा अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, हे वो ना वो दादी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया है, तो फिर मैं ऐसे कैसे रुक जाऊं। उसकी बातों को सुनकर दादी जी तुरंत बोलती है, अरे हाँ, ये तो तुमने सही बात कही है। आखिर में एक अच्छी बच्ची के यही संस्कार होते हैं। वह बिना अपने परिवार वालों को बताए ऐसे कैसे रुक सकती है। लाओ लाओ अपना फोन दो, मेरी बात कराओ, मैं तुरंत तुम्हारे घर वालों से पूछती हूँ। वही दादी जी की जल्दीबाजी देखकर अमायरा का तो मुंह बन जाता है। क्या दादी सच में मुझे रोकने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि वह मेरे घर वालों से बात करेगी, जबकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे घर वाले कौन हैं। अब तो अमायरा को सच में अपना सर पीटने का मन कर रहा था। वह अपने घर वालों में से किससे बात कराएगी और क्या कहेगी? वैसे भी उसके माँ बाप तो उसके माँ बाप है ही नहीं, और दादी दादा तो शैतान के दूसरे नाम हैं। अगर उन्हें ऐसे पता चला कि मैं ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के घर में रुकी हूँ, तब तो वह पता नहीं कौन सा पहाड़ बनाएगी और घर में कौन सा भूचाल आएगा। ये सब सोचते हुए अमायरा तुरंत ही अपने होश में आती है और वह बोलती है कि अरे नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इस वक्त घर में मेरे परिवार वाले नहीं है, वह कहीं बाहर घूमने गए हैं, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी। वही श्रेयांश उसकी चतुराई को देखकर देखता ही रह जाता है। उसे अच्छे से पता था कि उसके घर से बिल्कुल भी नहीं बनती और वह अपने घर से बाहर अपने दूसरे विला में रहती है, क्योंकि अब तक श्रेयांश उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था और उसे जितनी जानकारी मिल सकी उतना हासिल कर चुका था। वैसे उसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं चला था, उतना ही पता चला था जितना दुनिया के सामने था। लेकिन फिर भी जब भी श्रेयांश अमायरा को देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि जो दिखाई दे रहा है वह हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। लेकिन जो भी हो, जब ये लड़की उसे पसंद है तो यह उसे हाथ से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। जिंदगी में पहली बार उसे कोई पसंद आया, तो भला वह इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। नहीं, दादी जी जब ये सुनती हैं कि वह मैसेज कर देगी तो वह खुश हो जाती हैं और कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम उन्हें मैसेज कर दो। तभी दादी जी सोचती हैं कि कहीं ये फिर से भागने का कोई प्लान ना बना ले, क्योंकि उन्हें अब तक अमायरा को देखकर अंदाजा लग गया था कि उसका बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं है। लेकिन फिर भी दादी जी उसे यही रोकना चाहती हैं।
तो वह तुरंत कहती है कि अरे बच्चा, तुम देखो कैसे थकी हुई हो और तुम्हारे ड्रेस भी थोड़े गंदे से लग रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर थोड़ा फेस हो लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनवाती हूँ। इतना कहकर दादी बिना कुछ सुने जल्दी से वहां से भाग जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो फिर से अमायरा नानुकुर करने लगेगी, और अगर वह ये खा के भाग जाएंगी तो उसे मजबूरी में रुकना ही पड़ेगा। वही दादाजी अपनी बीवी की चतुराई देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें उनकी हर एक हरकत अच्छे से पता थी। अब दादाजी बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी बीवी ने सोच लिया है कि वह मायरा को यहाँ रोकेगी तो रोकेगी, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वह श्रेयाश को बोलते हैं कि जाओ जाकर बच्चे को गेस्ट रूम दिखा दो, जिससे वह थोड़ा रेस्ट कर ले। इतना बोलकर दादाजी भी जल्दी जल्दी दादी के पीछे चले जाते हैं। दादी इस वक्त किचन की तरफ गई थी, जिससे वह सर्वेंट से कह सके कि बच्ची के लिए कुछ अच्छा खाने को तैयार कर सके। दादी बहुत ज्यादा खुश थी। वही दादा की खुशी देख दादी जी के चेहरे पर खुशी देखकर दादाजी को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी श्रेयांश अमायरा को लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वही दादी जी किचन में जाकर छुपकर देख रही थी कि अब ये लड़की क्या करती है। क्या ये श्रेयाश से किसी तरह का बहस करेगी और जाने को कहेगी, या फिर क्या होगा? दादी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये दोनों किस तरह से रिलेशन में हैं। अगर वह सामने रहेंगी तो ये खुलकर उनके सामने किसी भी तरह का बात नहीं करेंगे, और अगर वह छिपकर उन्हें फॉलो करेगी तो अच्छे से जान जाएंगी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। वह चुपके से छुपकर किचन से देख रही थी। वही दादाजी जैसे ही आते हैं, अपनी पत्नी को छुपकर झांकते हुए देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वह तुरंत ही बोलते हैं, स्वीटी, ये तुम क्या कर रही हो? दादाजी अपने बीवी को प्यार से स्वीटी बोलते थे, तो वह उनकी ओर आंखें दिखाते हुए बोलती है, अरे चुप रहिए ना। देख नहीं रहे हैं कि मैं उस बच्ची को देख रही हूँ कि अब वह क्या करने वाली है, और वैसे आप क्या कर रहे हैं? जल्दी हटिए मेरे सामने से और इधर आइए। आप भी देखिए। इतना कहकर दादी उन्हें जल्दी से सामने से खींचकर अपने पीछे कर लेती हैं, और फिर से छुपकर वो छोटी सी जाली से झांक कर देखना शुरू कर देती हैं। वही अमायरा श्रेयांश को घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह उसकी जान निकाल लेगी। वही श्रेयांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे इस वक्त अमायरा के चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वह तो मन ही मन अपने दादी को कई बार लव यू भी कह चुका था। उसकी दादी ग्रेट है। उसकी दादी बहुत ही ग्रेट है। अरे जो काम वो नहीं कर सका वह उसकी दादी ने कर दिया। इस समय तो श्रेयांश के मन में लड्डू फूट रहे थे, पर वह अपने चेहरे के इंप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल बनाए हुए था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह क्या सोच रहा है। तभी अमायरा बोलती है कि देखो, मैं यहाँ इस तरह से नहीं रुक सकती हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले कभी देखा भी नहीं है। ऐसे किसी अजनबी के घर में रुकना मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम दादी से बता देना। इतना कहकर वह जाने को होती है तो श्रेयांश हड़बड़ा जाता है। क्या वह भाग जाएगी? अरे नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से तो पकड़ कर लाया है। वह तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, देखो मेरी दादी दिल की बहुत कमजोर है, और उन्होंने कहा है कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तो रुकोगी। अगर तुम चली गई और मेरी दादी को पता चला और उन्हें दुख हुआ और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। इसलिए जो दादी ने कहा है वह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही बड़ा क्रूर इंसान हूँ और मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर अमायरा तो आश्चर्य से उसे देखने लगती है। अरे मेरे जाने से दादी को दिल का दौरा क्यों पड़ेगा? भला मैं उनकी कौन हूँ? मैं एक अनजान शख्स हूँ जिसे दादी अभी अभी मिली हैं।
उसे इस वक्त श्रेयाश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वह दोबारा कुछ बोलती, श्रेयाश तुरंत जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। वह उसे इस वक्त अपने कमरे की ओर ले जा रहा था। वहीं दूसरी ओर दादी जो चुपके से छिपकर सब कुछ देख रही थी। जब वह श्रेयांश को उस लड़की को अपने कमरे की ओर ले जाते देखती है तो वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, अरे बाप रे, मेरा पोता सच में प्यार में पड़ गया है। देखो देखो जी, वह कैसे उसे लड़की को अपने कमरे में ले जा रहा है। आज तक कभी कोई उसके कमरे में नहीं गया है और किसी भी व्यक्ति के उसके कमरे में जाने पर वह तो तूफान हिला देता है। तुम्हें याद है पिछली बार उसकी बुआ आई थी, वह भूल से उसके कमरे में चली गई थी, तो उसने कितना ज्यादा उन पर गुस्सा किया था। और बुआ की बेटी जब उसके कमरे में गई थी, उसने तो उसे मारने तक के लिए हाथ उठा लिया था। वह अपने कमरे में कभी किसी को नहीं लेके जाता, लेकिन देखो वह कैसे उसे अपने कमरे में लेके जा रहा है। वही श्रेयांश उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जा रहा था और वही बेचारी अमायरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए उसके साथ घसीटते हुए चली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह पागल इंसान क्यों उसे इस तरह परेशान कर रहा है। वह बराबर लगातार उसे कोसे जा रही थी। तुम घटिया इंसान, तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तुम मुझे ऐसे कैसे अपने साथ ले जा सकते हो। देखो, हमारी सिर्फ बात हुई थी कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूंगी, ना कि मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। वह लगातार उसके हाथों पर मारे जा रही थी, लेकिन श्रेयांश उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो उसे अब किसी तरह जाने नहीं देने वाला था। उसकी दादी ने ऑर्डर जो दे दिया था, अब तो वह अपने दादी के बहाने इस लड़की को थोड़ा सबक जरूर सिखाएगा। कब से वह उसके साथ इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है और ये लगातार उसे कोसे जा रही है, और अब हद तो ये हो गई कि वह उसकी पिटाई भी कर रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक में वह परलोक सिधार गया होता, लेकिन कमबख्त ये दिल है कि जो इस लड़की से प्यार कर बैठा और उसकी सारी नादानियों को बर्दाश्त कर रहा है। वही बेचारी अमायरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह पागल इंसान उसके पीछे इस तरह हाथ धोकर क्यों पड़ा है। थोड़ी ही देर में वह उसे अपने कमरे के अंदर लेकर घुस जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वही दादी जी तो बस अपनी आंखें फाड़े और अपना मुंह खोले सारा नजारा देख रही थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी दादाजी देखते हैं कि दादी जी बिल्कुल शांत खड़ी हैं, तो वह उन्हें हिलाते हुए बोलते हैं, डियर स्वीटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों भूत बनी खड़ी हो? तो दादी जी अपने होश में वापस आती हैं और अपनी आंखों को मीचते हुए बोलती हैं, जानू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ऐसा नजारा भी देखने को मिलेगा। अरे वह मेरा ही पोता था ना, कहीं उसके अंदर कोई भूत की आत्मा तो नहीं घुस गई है। वो ऐसे कैसे किसी लड़की को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जा सकता है? और वही लड़की देखो तो बेचारी कितना बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह डेविल उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। मुझे तो लगता है कि सच में उसे प्यार हो गया है। इतना सोचकर वह खुशी से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। वही बेचारे दादाजी वह उनके अचानक से ऐसे चिल्लाने पर डर जाते हैं और अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। वह अपनी उस पागल बीवी को देख रहे थे जो खुशी से नाच रही थी। वह अपने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, स्वीटी, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल ली थी। भला इस तरह कोई कैसे खुश हो सकता है? अरे मैं भी इतना ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से चिल्लाई थी, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हें क्या हो गया और मेरी जान ही निकलने वाली थी। वही दादी जी दादाजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे आप क्या जाने एंजॉय कैसे किया जाता है। देखिए, जब कोई खुश होता है तो इसी तरह से एंजॉय करता है। इतना कहकर वह अपने दोनों हाथ ऊपर करके डांस करना शुरू कर देती हैं। वही सारे नौकर उन्हें देख रहे थे।
उन लोगों को इस तरह अपनी मालकिन को करते देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और खुशी भी मिल रही थी। उनकी मालकिन एक जिंदा दिल इंसान थी। वह सभी सर्वेंट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह किसी को अपने घर में नौकर के नजरिए से नहीं देखती थी। सबको अपने बच्चे की तरह रखती थी और सबके परेशानियां और मुसीबतों पर उनका हमेशा से उनकी मदद किया करती थी, जिस वजह से वह सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सभी उन्हें दादी माँ कहकर बुलाया करते थे। वही दादाजी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें कभी भी अपनी बीवी की कोई हरकत खराब नहीं लगती थी, चाहे वह कोई भी हरकत क्यों ना करें। अब चलिए हम दादाजी के बारे में जान लेते हैं। श्रेयांश के दादा, जिनका नाम अमरेंद्र सिंह रायजादा है और इनकी पत्नी महिमा सिंह रायजादा, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और इनकी लव मैरिज भी बहुत अनोखी थी। अमरेंद्र सिंह रायजादा एक बहुत ही क्रूल हार्टेड बिजनेसमैन थे और वह माफिया से भी बिलोंग करते थे, जिस वजह से कभी कोई उनसे उलझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन अचानक से वह महिमा जी को बारिश में डांस करते हुए देख लेते हैं। बस यह उसी वक्त उनका दिल धड़कना शुरू हो जाता है और वह महिमा जी पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन वह महिमा जी के कितना भी आगे पीछे घूमते पर महिमा जी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। वह उन्हें कभी भी अपने आसपास भटकने नहीं देती थी, जिस वजह से वह उनके ही कॉलेज में एडमिशन करके उनके साथ ही पढ़ने लगे थे और पूरे 5 साल लगे थे उन्हें पटाने में। वही सभी को पता चल चुका था। पूरे शहर में पता था कि महिमा जी उनकी वुमेन है। इसलिए जब पूरे शहर को पता चला कि यह अमरेंद्र सिंह रायजादा की वुमेन है, तो कभी किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। उनके पिताजी को ये लड़का अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही महिमा जी भी एक अमीर खानदान से बिलोंग करती थी। उनके पिता अपनी बेटी को जानते थे। वह बहुत ही मासूम, प्यारी और चुलबुली सी थी। हंसना, खेलना और सबको हंसाना, बस उसकी लाइफ यही थी। लेकिन वह इतनी भी ज्यादा मासूम नहीं थी। वह अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा करना जानती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र सिंह, जो एक डेविल के नाम से जाने जाते थे, वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ बन जाए जो हार्टलेस है और जो एक बार भी किसी को मारने से पहले नहीं सोचता है। उनकी बेटी की मासूमियत छीन जाएगी। यही सब सोचकर वह इस शादी के बिल्कुल, इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। वहीं अमरेंद्र सिंह, वह तो बस अब किसी भी कीमत पर महिमा जी को हासिल करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने पूरी जगह यह ऐलान करवा दिया था कि अगर जो कोई भी उनकी लेडी से शादी करने की कोशिश करेगा, वह उन्हें जान से मार देंगे और उनकी पूरी फैमिली को ऐसे गायब कर देंगे जैसे दुनिया में वह लोग सर्वाइव भी नहीं कर रहे थे। उनकी इस धमकी को सुनकर कभी किसी ने उनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए नहीं माना। इस वजह से अब महिमा जी के पिता को भी टेंशन होने लगी थी। थक हार का अंत में उन्होंने महिमा जी के रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। वही 5 साल तक लगातार महिमा जी के आगे पीछे घूमते रहने की वजह से धीरे धीरे महिमा जी को भी अमरेंद्र जी से प्यार हो गया। महिमा जी बहुत ही प्यारी और मासूम सी थी। अमरेंद्र जी उन्हें बिल्कुल किसी बच्चे की तरह पैम्पर करते थे और अपनी शादी के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गए। वह उन्हें किसी छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करते थे और आज तक बुढ़ापा आ गया, लेकिन वह अब भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं और इसी तरह से पैम्पर करते हैं। वह जो भी बात बोलती हैं, वह उनकी हर बात को मानते हैं। वह उनकी कभी किसी बात को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वही वह ये भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी वाइफ जितनी ज्यादा चंचल और शैतान है, उतनी ज्यादा बुद्धिमान भी है। वह कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती थी। इसी वजह से शायद वह लोग हर कदम पर बढ़ते ही चले गए और ऊंचाइयों को छूते चले गए और उसी की गनीमत ये थी कि आज वह एशिया के टॉप नंबर 1 के बिजनेसमैन की सूची में आते थे और वैसा ही उनका बेटा और उनका पोता था। लेकिन उनका बेटा किसी हादसे में मारा गया, जिस वजह से उन लोगों का परिवार एक बार फिर से बिखर गया था।
लेकिन यह महिमा जी की ही हिम्मत थी जो फिर से एक बार उन्होंने मुस्कुराना सीखा और अपने पति के होठों पर मुस्कुराहट ला दी। अगर वह अपने दुखों को भूलकर ऐसा ना करती तो शायद वह लोग एक दर्द भरी जिंदगी जी रहे होते। इन्हीं सब कारणों से वह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बीवी उनसे कितना प्यार करती है, जिस वजह से वह अपने बेटे के दुख को भी भुलाकर हमेशा उनके होठों पर मुस्कुराहट बनवाए रखती हैं। वहीं जब महिमा जी इतनी ज्यादा खुश है तो अब उनका भी फर्ज बनता है कि वह उनकी खुशियों को बनाए रखें। फ्लैशबैक एंड होता है और अमरेंद्र जी अपने सोच से बाहर आते हैं। वह अपने बीवी को इस तरह खुश होता देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। भला अब कौन हस्बैंड हो जो अपनी बीवी को जान से भी ज्यादा चाहता हो और अपनी बीवी को इस तरह खुश देखकर खुश नहीं होगा। वही रूम में श्रेयाश अमायरा को फ्रेश होने के लिए कह देता है और तुरंत ही उसके लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर देता है। जब तक अमायरा फ्रेश होकर आती है तब तक सर्वेंट कपड़ा लेकर भी आ जाता है। वह उसे कपड़े दे देता है। अमायरा जब उन कपड़ों को पहनती है तो उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, यह इतना फिट कैसे है? क्या उसने मेरे शरीर को नापा तोला है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो मुझे छुआ भी नहीं है। क्या उसकी नजरें इतनी ज्यादा तीखी हैं कि वह देखकर ही मेरे फिगर को देखकर ही मेरा नाप समझ सकता है? छी छी, कितना घटिया इंसान है। जरूर मेरे बारे में अपने मन में कुछ उल्टा सीधा ही सोचता होगा, वरना इतना सटीक मेजरमेंट वाला कपड़ा वह मेरे लिए कैसे भेजता। यही सब सोचकर उसे और गुस्सा आने लगता है। लेकिन कपड़ा बहुत ही ज्यादा प्यारा था। कपड़े को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह फिर से मन में सोचती है, वैसे बंदा खराब नहीं है, कितना प्यारा कपड़ा पसंद किया है। इसकी चॉइस का तो कहना ही नहीं, क्या खूब पसंद करता है। अगर कभी मेरी इससे शादी हुई तो मैं तो अपने सारे शॉपिंग इसी से करवाऊंगी। ये सोचकर वह मुस्कुराने लगती है। फिर तभी अचानक से सोचती है, छी छी, यह मैं क्या सोचने लगी। अरे मैं इससे क्यों शादी करने लगी? यह मेरे लिए एक अजनबी है। हे भगवान, अमायरा तू क्या उटपटांग सोचती है? इतना कहकर वह अपने सर पे अपने हाथों से ही टकली मार लेती है और बोलती है कि यह अपने दिमाग में उटपटांग बातें सोचना बंद कर मायरा, वरना तेरा क्या होगा। इतना कहकर वह अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आती है तो श्रेयाश बस उसे देखता ही रह जाता है। वह इस लॉन्ग फ्रंट में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वहीं यहाँ फ्रंट पिंक कलर का था। हल्के गुलाबी कलर में उसकी गोरी त्वचा जो बहुत ही ज्यादा गोरी थी, एकदम किसी फूल की तरह खिलकर आ रहा था। श्रेयांश तो बस अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है और वह उसे एक तक निहारता रहता है। वही अमायरा धीरे धीरे उसके पास आ चुकी थी। वह उसे इस तरह से देखता हुआ पाती है तो अपनी आंखें छोटी कर उसे ध्यान से देखने लगती है। फिर तभी वह जोर से आवाज में बोलती है, मिस्टर राय। ज्यादा उसकी ऐसी आवाज सुनकर वह जोर से चौंक जाता है और जल्दी से हड़बड़ाकर इधर उधर अपनी नजरें फेर कर देखने लगता है। तो वह हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्या आप डर गए? क्या आप डरते भी हैं? उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अपना मुंह बना लेता है और बोलता है, वह मैं डरा कहाँ था। वह तो तुम मेरे कान के पास इतनी जोर से चिल्लाई थी कि मुझे लगा कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। भला कोई ऐसे जंगली बिल्ली की तरह चिल्लाता है क्या? उसकी बातों को सुनकर अमायरा का मुंह बन जाता है। वह मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं हूँ। और भला मैं क्यों ना चिल्लाऊं जब तुम मुझे अपनी आंखें फाड़कर इस तरह से देख रहे थे। भला ये तो बताओ कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या तुम्हारा कुछ और इरादा है? वहीं उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश के होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे कर समारा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं अचानक से रूम का वातावरण चेंज हो जाता है। वह रूम जहां अभी अमायरा उसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी,
वही श्रेयांश को इस तरह से अपनी ओर आता देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और वह मन में सोचने लगती है, अरे बाप रे, इसके मन में क्या चल रहा है? कहीं यह मुझे बलि का बकरा तो नहीं समझ रहा है कि पहले सजा धजा कर खिला पिलाकर फिर उसे हलाल किया जाए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दे सकती हूँ। वह देखती है कि अब भी श्रेयांश उसकी ओर उसी तरह से देखते हुए आ रहा था। इस समय उसके देखने का नजरिया कुछ अलग ही लग रहा था। अमायरा घबरा जाती है। वह जल्दी से उससे दूर हो जाती है। वही श्रेयांश जब उसे डरता हुआ इस तरह से देखता है तो वह अंदर ही अंदर हंसने लगता है और बोलता है कि पागल कहीं की, किस तरह से मुझसे डर रही है? ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई गुंडा मवाली हूँ। लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं करता है और वह अब भी उसी तरह से देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही अमायरा घबराते हुए बोलती है, देखो देखो, तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या सच में तुम पागल हो गए हो? देखो, मैंने पहले ही कह दिया है, अगर तुम्हारे मन में कोई ऊटपटांग ख्याल चल रहा है तो उसे निकाल दो, वरना मैं तुम्हारी जान लेने में 1 मिनट का भी देर नहीं लगाऊंगी। पागल कहीं का। लेकिन प्रियांश कुछ नहीं बोलता। वह लगातार उसी तरह उसके पास चला आ रहा था। ये देखकर अमायरा घबराते हुए कहती है, पागल इंसान, क्या तुम अपने होश में हो? ये कहकर वह अपने हाथों को जोर जोर से उसके आंखों के सामने हिलाने लगती है और बोलती है कि देखो, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे कमजोर मत समझना, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। और पागल व्यक्ति, तुम ऐसे कैसे देखते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हो? दूर हटो मुझसे, दूर हटो। तो इतना कहकर वह उसे जोर से धक्का देती है। वही श्रेयांश जो फुल मूड में उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था, अचानक से उसके धक्का देने पर लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और उसके गिरते ही अमायरा जोर जोर से हंसने लगती है। वही श्रेयांश अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूर घूर कर देखने लगता है। इस समय उसे इस पागल लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही वो अमायरा की उस हंसी को देखकर उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। इस वक्त अमायरा हंसते हुए बिल्कुल किसी प्यारी सी एंजल की तरह लग रही थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही उसकी वह मीठी सी आवाज उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। इस समय श्रेयांश उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो वह अगर इस तरह हंसेगी तो वह पूरी जिंदगी उसे इसी तरह देखता रह जाएगा। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था कि उस पर से अपनी नजरें हटा ले या अपनी पलकें भी झपका ले। वह बस एक ध्यान से उसे देख रहा था। इस वक्त उसे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि उसका दिल इतना ज्यादा खुश क्यों है उसे ऐसे हंसते हुए देखकर। तभी अमायरा देखती है कि वह फिर से उसे कैसे देख रहा है, तो वह तुरंत चुप हो जाती है और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है और मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, पागल ठरकी इंसान कहीं का, ऐसे लग रहा है जैसे 10 बोतल दारू चढ़ा लिया हो। इसकी आंखें तो देखो कितनी नशीली लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इसे किसी चीज का नशा हो गया है। अब बेचारी हमारी भोली सी अमायरा को कौन समझाए कि उसे अमायरा नाम का नशा चढ़ चुका है। वही अमायरा को इस तरह पीछे मुड़ते हुए देखकर श्रेयांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह जो अभी तक जमीन पर बैठकर ध्यान से अमायरा को देख रहा था, अपनी जगह से उठता है और अमायरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है कि तुम्हें पता है, जिस तरह से तुमने मुझे धक्का दिया, अगर उस तरह से किसी और ने मेरे साथ बिहेव किया होता तो अब तक वह नर्क का टिकट कटा चुका होता। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए अमायरा डर जाती है। वह कैसे भूल सकती है कि उसने अभी उसे धक्का दिया, जिस वजह से वह जमीन पर गिर गया। उसने श्रेयांश सिंह को देखा तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में सुना बहुत था कि वह एक क्रूल हार्टेड इंसान है और वह किसी की छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि वह किसी लड़की को अपने पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और उसे दुनिया से ही विदा करवा देता है।
लेकिन वह अब तक उसके साथ इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। अमायरा भी सोचने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर में इसके पीछे क्या कारण है। कहीं वह मुझसे कुछ करवाने वाला तो नहीं है, जिस वजह से वह मुझे बर्दाश्त कर रहा है। नहीं नहीं, अगर वह मुझसे कोई ऊटपटांग काम करवाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। साफ साफ मना कर दूंगी और मैं उसकी कोई बातों को नहीं मानूंगी। और अगर उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तो मैं द ग्रेट अमायरा हूँ, उसके चिंगू से आसानी से भाग जाऊंगी। यही सब सोचकर वह खुद को तसल्ली देने लगती है। वही श्रेयांश ध्यान से उसे देख रहा था। उसे पता था इस पागल लड़की के दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है। वह उसके सर पे अपने इंडेक्स फिंगर से मारते हुए बोलता है, पागल लड़की, अपने दिमाग की फिर से रिपेयरिंग करवा लो। मुझे लगता है कि यह सही से काम कर नहीं करता है, ये खराब हो चुका है। उसकी बातों को सुनकर वह अपनी आंखें छोटी कर देखने लगती है। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या ये कोई गाड़ी है? क्या ये कोई मशीन है जिसे फिर से रिपेयर किया जा सकता है? और मेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता है? मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करता है और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की इसे कभी कोई मिलने वाली भी नहीं है। फिर इसके कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह घूर कर श्रेयाश को देखती है। वही उसे इस तरह घूरता देखकर अब श्रेयाश को हंसी आने लगती है। वह बिल्कुल किसी छोटी सी बिल्ली की तरह लग रही थी जो अपनी आंखों को घूरकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता है कि उसके सामने एक शेर खड़ा है। वही किचन में दादी जी ने खाने की पूरी तैयारी करवा ली थी और खाना तैयार हो गया था। अब बस बाकी था तो अमायरा और श्रेयांश को बुलाने का। वह जल्दी से एक सर्वेंट को भेजती हैं। सर्वेंट बेचारा डर के मारे श्रेयांश के कमरे के पास जाने को तैयार नहीं था। दादी बोलती हैं कि अरे जाओ जाओ, अब तुम्हारी लेडी बॉस आने वाली है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम वहां जाकर बुलाओगे तो वह तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि वह तो खुश ही हो जाएगा। वही सर्वेंट दादी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि दादी हमेशा अपनी ऊटपटांग हरकतों से उन्हें फंसाती रहती है और फिर दादाजी से उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और तरह तरह की पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। वह लोग दादी जी की बात को मानने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थे। वह लोग कहते हैं, देखिए दादी जी, आप हमसे कोई भी काम करवा लीजिए, चाहे तो आप हमें धूप में खड़ा करा दीजिए, चाहे तो आप हमें जितना भी टॉर्चर करना चाहे कर लीजिए, पर आप हमसे ये काम ना करवाए। वहीं दादी जी उस सर्वेंट के पास जाती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होगी। वह उनकी उस लड़के का कान खींचते हुए बोलती है, गधा कहीं का नालायक, जब मैंने कहा ना कि तुझे वह कुछ नहीं कहेगा तो इतना ज्यादा डरता क्यों है? मैं दादी हूँ, मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा, चल जा भाग जल्दी से और उसे बुला कर ला। इतना कहकर वह उसे उसी तरह से धक्का दे देती है जिससे वह श्रेयाश के कमरे की ओर चला जाता है। ये लोग अभी श्रेयाश के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब देखते हैं कि काफी देर हो गया और वह नहीं आ रहा है तो दादी को लगता है कहीं ये लड़का उस लड़की को भूखे ही ना मार डाले और वह भूख की वजह से यहाँ से भाग जाए। यही सब सोचकर वह डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें खुद ही बुलाना पड़ेगा, इसीलिए वह सर्वेंट को बुलाने के लिए भेज रही थी। बेचारा दादी जी का ऑर्डर पाकर वह सर्वेंट डरते डरते श्रीश के रूम के पास जाता है और एक बार हाथ उठाता है दरवाजा को नॉक करने के लिए, लेकिन दूसरी बार डर के मारे अपना हाथ नीचे कर लेता है। वह लगातार इसी तरह कई बार कर रहा था। वही दादी जी नीचे से सारा नजारा देख रही थी। वह गुस्से में उसे इशारा करती हैं, क्योंकि वह एक बार दरवाजा की ओर देख रहा था तो एक बार लाचारगी से दादी जी की ओर देख रहा था। जब दादी जी का गुस्सा वह देखता है तो वह धीरे से दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन उसने इतना धीरे किया था कि अंदर उन लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा। तभी दादी जी उसे घूर कर देखती हैं और फिर गर्दन पर ऐसे हाथ फिराती हैं मानो उसकी गर्दन काट डालेंगी। ये देखकर वह डर जाता है। आखिर में वह अपनी डेविल दादी को कैसे नहीं जानता है।
वो ऐसे से पनिशमेंट देती थी कि बेचारे कई कई दिनों तक रोते रहते थे। वह उन लोगों को मारती पीटती नहीं थी, लेकिन इतना ज्यादा परेशान करती थी कि वह दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करते थे। वही वह अब की बार थोड़ा तेज से दरवाजा पीटता है, तो दूसरी तरफ श्रेयांश की आवाज आती है। कौन है? उसके इतना कहते ही वह बेचारा डर से ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। फिर वह किसी तरह हकलाते हुए कहता है, छोटे छोटे मालिक, दादी जी नीचे खाने के लिए बुला रही हैं। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश को याद आता है कि उसकी जंगली बिल्ली ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। पता नहीं सुबह वह कुछ खा पीकर निकली थी कि नहीं निकली थी। उसे खाने की जरूरत है। ये सोचकर वह तुरंत ही सर्वेंट को कहता है, ठीक है, जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वही सर्वेंट जैसे ही यह सुनता है, वह तो 100 की स्पीड में ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। वह नीचे आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखते हुए दादी जी से कहता है, दादी जी बच गए आज। छोटे मालिक ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर दादी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मेरा पोता बदल रहा है। अरे सुनो सुनो गांव वाले, मेरा पोता बदल रहा है। फिर तभी वह अपने सभी सर्वेंट को कुछ सिखाने लगती हैं। अब जब उनका पोता बदल रहा है तो वह अपने इस बदलाव को अपने हाथों से कैसे जाने देंगी। वह इस वक्त अमायरा के लिए जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही थी, जिससे अमायरा घर से जा ना पाए, क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही वह खाना खा लेगी फिर से जाने की बात कहेगी। वहीं जैसे ही सारे सर्वेंट दादी जी की बातों को सुनते हैं, उन्हें तो भरोसा नहीं होता कि उनकी मालकिन इतनी ज्यादा शैतान भी हो सकती हैं। लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि ये दादी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर वह भी जल्दी जल्दी सब के सब अपना सर हमें हिला देते हैं और सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में श्रेयांश अमायरा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आ रहा था, ऐसे मानो जैसे वह उसे जबरदस्ती खींचते हुए ला रहा हो। वही दादी जी जब फिर से श्रेयांश को ऐसे लाते हुए देखती हैं तो वह उसकी भलाइयां लेते हुए कहती हैं, हाय हाय, मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा है लड़की का हाथ हाथ में डाले हुए। हे भगवान, मैं तो कब से सोचती थी कि वह कब ऐसा दिन आएगा जब मेरा पोता लड़कियों को अपने साथ घुमाएगा। देर से सही, लेकिन तूने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी। थैंक यू भगवान जी। अब भला दादी जी की तरह इतनी दिलक इंसान किसी को कहाँ मिलेगा। मैं तो सच में यार दादी के ऊपर फिदा ही हो गई। ऐसी दादी सबकी होनी चाहिए। चलिए स्टोरी में आगे पढ़ते हैं। जैसे ही दादी जी देखती हैं कि अमायरा आ गई है तो वह उसे प्यार से ले जाकर अपने सीट के बगल बैठा लेती हैं और बोलती है, बच्चा आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। वही अमायरा दादी की यह बात सुनकर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगती हैं। क्या वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी? ये सोचकर वह थोड़ी सी भावुक हो जाती है। आज तक कभी कोई उसे अपने हाथ से खाना खिलाना तो दूर, कभी किसी ने उसे ये भी नहीं पूछा था कि वह खाना भी खाए है कि नहीं। वह कैसी है, क्या कर रही है, जिंदा है कि मर गई है, कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वही दादी जी के ऐसा कहने पर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वह बोलती है कि नहीं दादी माँ, आप परेशान ना होइए, मैं खुद से खा लूंगी। तब दादी जी मुंह बनाते हुए बोलती हैं, क्या बच्चा तुम्हारा तुमको हमारा खाना खिलाना पसंद नहीं आएगा? तो वही दादी जी अमायरा को अपने साइड में बैठा लेती हैं। अब अमायरा कुछ नहीं बोलती। वह देखना चाहती थी कि आखिर में दादी जी क्या करने वाली हैं। दादी जी बहुत ही प्यार से उसकी प्लेट में आज बनाए गए स्पेशल डिशों को सर्व करने लगती हैं। उन्होंने खास ध्यान रखकर डिश बनवाए थे कि जो अमायरा को पसंद आए। वैसे तो उन्हें अमायरा की पसंद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने वैसी ही डिश बनाने की कोशिश की थी जो बच्चों को पसंद होती थी। वही श्रेयांश देखता है कि उसकी दादी तो उसे पूरी तरह से भूल चुकी हैं, तो वह अपनी आंखें छोटी कर दादी को घूर कर देखने लगता है।
वहीं उसे इस तरह घूरता हुआ देखकर दादाजी जो साइड में आकर अब तक बैठ चुके थे, श्रेयाश को घूर कर देखने लगते हैं। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई उसकी सीटी को इस तरह घूरने की। वह उसकी आंखें निकाल लेंगे। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनकी सीटी को ऐसे घूरे। वही श्रेयाश को जैसे ही अपने ऊपर किसी की नजर पड़ती हुई समझ आती है तो वह अपना सर घुमा कर देखता है तो दादाजी को देखकर उसका मुंह ही बन जाता है। वह मन ही मन बोलता है ये दादाजी पूरी बुढ़ा गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जवानी जाती ही नहीं है। ये बुढ़ापे में भी अपनी बीवी को इतना प्यार करते हैं। और अरे यार मैं अभी जवान हूँ, तो मुझे भी तो अपनी बीवी से इतना ही प्यार करना चाहिए। फिर ये दादी माँ क्यों मेरी बीवी को सर्व कर रही हैं? क्या मुझे नहीं सर्व करना चाहिए? ये सोचकर अब श्रेयांश भी अपने थाली से डिश उठाकर अमारा की प्लेट पर रखने लगता है। वही दादी जी जब उसे ऐसा करता देखती हैं तो उन्हें फिर से एक बार झटका लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका पोता सच में सठिया गया है क्या। वह किसी लड़की को ऐसे सर्व कर रहा है। वह साफ साफ देख सकती थी कि इस समय उसकी आंखों में जलन दिखाई दे रही थी। वहीं ये सब देखकर दादी जी को अब अंदर ही अंदर और मजा आने लगता है। वह मन बना लेती हैं, इस नालायक ने उन्हें इतने सालों तक परेशान किया है, तो अब ये भी उसे परेशान करेगी। वही दादी जी तुरंत ही श्रेयान से कहती हैं, अरे बच्चा तुम अपना खाना खाओ ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे भी तुम्हें ये सब कहाँ आता है? तुम तो लड़कियों से कितने दूर रहते हो, तो तुम ये सब नहीं जान पाओगे। देखो, मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे पता है कि प्यारी बच्ची को क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और कैसे उसे खाना खिलाना चाहिए। तुम इस सब मामले में अभी एकदम अनाड़ी हो, इसलिए तुम अपने खाने को एंजॉय करो। अपनी दादी जी की बातों को सुनकर श्रेयांश को गुस्सा आता है। आखिर में इनके कहने का क्या मतलब है? वही श्रेयाश जब दादी जी को ऐसा करते हुए देखता है तो वह सोचने लगता है कि दादी जी के कहने का क्या मतलब है। वह उसकी गल है, वह उसे क्यों नहीं सर्व कर सकता है? उसे इस वक्त दादी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दादी जी को घूर कर फिर से देखने लगता है। वही दादाजी जब देखते हैं कि यह लड़का फिर से उनकी प्यारी सी क्वीट सी स्वीटी को घूर रहा है तो वह गुस्से से बोलते हैं, बरखुरदार अपनी नजरें नीचे करके शांति से खाना खाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा दादी को ना देख पाओ। तो वही अपने दादा की ऐसी बातें सुनकर श्रेयांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह कैसे भूल सकता है कि उनके सामने बैठा ये डेविल बुढ़ा अपनी वाइफ के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। वह अपनी वाइफ के सामने ये भी नहीं देखेगा कि वह उनका पोता है, क्योंकि बचपन में जब भी कभी श्रेयांश दादी के साथ सोने की जिद करता था तो वह उसे पकड़कर अपने कमरे से बाहर फेंक देते थे और अपना कमरा बंद कर लेते थे। वह अपनी वाइफ को किसी के साथ कभी भी नहीं बांट सकते थे, इसलिए वह कभी भी उसे सोने नहीं देते थे। बेचारा नन्हा सा श्रेयांश बस अपने दादा का मुंह ही देखते रह जाता था। उसे अपने दादा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वह अपने दादाजी से उतना ही ज्यादा प्यार करता था। अगर उनकी लाइफ में दादी जी के बाद कोई आता था तो वह श्रेयाश ही था, जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकते थे। वह अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अपनी पत्नी से थोड़ा कम। वही दूसरी ओर दादी जी जो कोई भी कारनामा करने में पीछे नहीं हटती थी। उनके सामने चाहे कितना बड़ा भी डेविल क्यों ना खड़ा हो, वह उनसे एक पल के लिए भी नहीं डरती थी और उन्हें जो करना होता था वही करती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था उनके पीछे उनका प्यारा पति खड़ा है जो पूरी दुनिया को उनके लिए तबाह कर सकता है। बस यही एक कारण था जो दादी बिना डर के श्रेयांश को गुस्सा दिला रही थी। वही दादी की जगह भी और कोई होता तो श्रेयांश उसके साथ क्या करता उसे भी ना पता चलता, लेकिन वह दादी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वह दादी को एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दादाजी उसे अच्छी पनिशमेंट देते थे।
वह बेचारा अपना मुंह ताते ही रह जाता है। वही दादी जी प्यार से अमायरा को अपने हाथों से खिला रही थी। बच्चा, ये वाली डिश टेस्ट करो, या मैंने तुम्हारे लिए खासकर बनवाई है, और तुम मुझे अपने सारे पसंद की चीजें बता दो। तुम्हें कौन सी डिश ज्यादा पसंद है? मैं जब भी तुम यहाँ आओगी तुम्हारे लिए वही डिश बनवाऊंगी। वही बेचारी अमायरा, जो दादी के प्यार से इतनी ज्यादा भावुक हो चुकी थी। जैसे ही यह सुनती है कि दादी उससे क्या सवाल कर रही हैं, उसकी तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। यानी उनके कहने का क्या मतलब है? अब मैं यहाँ दोबारा आऊंगी और आती रहूंगी? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा पहला और लास्ट बार है। मैं भला यहाँ दोबारा क्यों आऊंगी? बस मैंने अपना चेहरा दिखा दिया ना कि मैं श्रेयाश की गर्लफ्रेंड हूँ, तो भला दोबारा क्यों आने वाली हूँ? बेचारी इस समय बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। वही दादी जी जब उसे ऐसे देखती है तो वह बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या ये डिश अच्छी नहीं आई? कोई बात नहीं, इसे हटा दो। फिर वह सर्वेंट की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह वाली डिश लाओ, वह मेरी बच्ची को अच्छा लगेगा। बेचारी अमायरा क्या करें, दादी जी बस उसे प्यार से खिलाए जा रही थी। वही अब तक अमायरा का पेट पूरी तरह से फुल हो गया था। वह लाचारगी से श्रेयांश की ओर देखती है। वह कितना भी मना कर रही थी, पर दादी बस बार बार यही बोल रही थी, अरे बेटा शर्माओ नहीं है, बस तुम्हारा ही घर है, बस खा लो शर्माओ ना। अरे अब इतना ज्यादा तो खा चुकी थी, अगर अब वह और ज्यादा खाए तो उसका पेट ही फट जाएगा। वह बहुत लाचारगी से श्रेयांश की ओर देख रही थी, पर श्रेयांश को इस वक्त दादी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वह सोच रहा था कि दादी खुशी खुशी में ही यह अच्छा काम कर रही है। वह अमायरा को अपनी आई विंक कर देता है, जिसे देखकर अमायरा के तन बदन में आग लग जाती है। घटिया इंसान कहीं का, कुत्ता कमीना, पागल कहीं का, मेरी जान निकल रही है और इसे मजा आ रहा है। रुक, बस एक बार दादी के हाथों से बचूं, फिर मैं तेरा कचूमर बना दूंगी। अमायरा मन ही मन उसे घूरकर देख रही थी और हजारों गालियां दे रही थी। उसका बस चलता तो वह इसी वक्त श्रेयांश के बालों को पकड़कर खींच खींच कर उसे टकला बना देती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बोलती है, दादी मेरा बहुत ज्यादा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकती हूँ, प्लीज अब मुझे मत खिलाए। वही जब दादी देखती है कि अमारा के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है तो वह खुद को कोसने लगती है। अरे मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं तो खुशी के मारे ये भूल गई। छोटी सी बच्ची है और उसका कितना छोटा सा पेट होगा, और मैंने उसे जबरदस्ती कितना ज्यादा खाना खिला दिया है। दादी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है, अरे बच्चा मुझे माफ कर दो, मैं तो खुशी के मारे भूल गई थी। नन्हा सा बच्चा, तुम्हारा पेट कितना छोटा होगा। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, प्लीज बच्चा मुझे माफ कर दो। इतना कहकर दादी अपना हाथ जोड़ने ही वाली थी, तभी दादाजी की आंखें बड़ी हो जाती है। उन्हें सामने खड़ी लड़की पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वह हाथ जोड़ती तुरंत अमायरा उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे दादी जी, यह आप क्या कर रही हैं? बड़े कभी बच्चों के सामने ऐसे हाथ नहीं जोड़ते हैं। ये हाथ तो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, और आप ये सब मुझे प्यार की वजह से ही तो खिला रही थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। आज तक कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, कभी किसी ने मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाया। सच में आप बहुत ही प्यारी हैं। इतना कहकर अमायरा दादी के गालों को चूम लेती है और उनके गले से लग जाती है। वही दादी जब प्यारी बच्ची को ऐसा करते हुए देखती है तो उन्हें भी उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। आज पहली बार ऐसा था जब किसी नन्ही सी बच्ची का स्पर्श उन्हें दिल तक छू गया था। वही दादाजी जब अमायरा को ऐसा करते देखते हैं तो वह रिलैक्स हो जाते हैं और उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है।
अब उन्हें लगता है कि हाँ, लड़की श्रेयांश के लिए सही है। अभी तक उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा था कि यह लड़की सही है, लेकिन अब जाकर जब देखते हैं कि वह उनकी वाइफ का कितना रिस्पेक्ट कर रही है तो उन्हें ये लड़की अच्छी लगती है। अरे यार, कमाल के दादाजी हैं। यानी उनकी वाइफ की अगर वह रिस्पेक्ट ना करती तो वह लड़की बिल्कुल ही बुरी थी, और जब वह रिस्पेक्ट कर रही है तो वह लड़की अब दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। चलो, कम से कम हमारे दादाजी को इसी बहाने अमायरा पसंद तो आई। तब दादी जी अमायरा को वहां से लेकर हाल में चली जाती हैं। वह अमायरा के साथ बैठकर कुछ प्यारी प्यारी सी बातें करती हैं और फिर जब अमायरा जाने को कहती है तो दादी जी किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब अमायरा नहीं रुकती तो दादी जी अपने दिल पर हाथ रखकर बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। वहीं अमायरा ये देखकर घबरा जाती है और उसे याद आता है कि श्रेयांश ने उसे बताया था कि उसकी दादी का दिल बहुत कमजोर है। क्या उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? ये सोचकर अमायरा घबरा जाती है और वह जल्दी से दादी जी को पीठ को सहलाना शुरू कर देती है और बोलती है, दादी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, लंबी लंबी सांस लीजिए। वहीं जैसे ही वहां के सर्वेंट देखते हैं कि दादी अपनी एक्टिंग शुरू हो गई हैं, तो जल्दी से भागकर दादी जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, दादी जी को क्या हो गया? कहीं इन्हें फिर से दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा है? ओह माय गॉड, क्या इन्होंने कोई ऐसी बात सुन ली जो इनके दिल को लग गई? फिर दूसरा सर्वेंट बोलता है, मैडम मैडम, क्या इन्होंने कुछ ऐसा सुना जो इन्हें तकलीफ पहुंचा गया? इनका दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर है और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। वहीं अमायरा डर जाती है। अब जब सारे सर्वेंट भी ऐसे बोल रहे थे तो उसे मानने में 1 मिनट का भी देर नहीं लगता कि दादी बहुत ही कमजोर दिल वाले की हैं। दिल वाली हैं। उन्हें उसकी ही बातों से सदमा लगा है। वह खुद को कोसने लगती है। अमायरा, तू ऐसी स्वार्थी कैसे हो सकती है? तेरी वजह से देख दादी की कंडीशन क्या हो गई। अब वह खुद को भर भर के कोस रही थी। उस बेचारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये दादी कितनी नौटंकीबाज हैं। वही दादाजी जैसे ही सुनते हैं कि उनकी प्यारी स्वीटी को कुछ हो गया है तो वह भागकर वहां आने लगते हैं। तभी दादी ने पहले ही एक सर्वेंट को कह रखा था कि उन्हें रोकने के लिए, वरना वह सारी पोल पट्टी खोल देंगे। वह सर्वेंट जल्दी से भागकर दादाजी के सामने जाता है। वही दादाजी गुस्से से उसे इस तरह से घूरते हैं मानो उसके सामने से हट जाओ, वरना वह इसी वक्त उसके टुकड़े कर देंगे। बेचारा सर्वेंट डर से कांप जाता है, लेकिन तभी वह अपनी धीरी आवाज में बोलता है, बड़े मालिक, वो दादी जी नौटंकी कर रही हैं, बस छोटी मालकिन को रोकने के लिए। जैसे ही दादा ये सुनते हैं तो वह चैन की सांस लेते हैं और अपनी बीवी की शैतानियों पर अफसोस करने लगते हैं। उसकी बीवी इतनी ज्यादा शैतान है कि अपना काम करवाने के लिए वह कोई भी एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। उनकी ऐसी एक्टिंग की वजह से किसी दिन उनकी जान जरूर चली जाएगी। वही श्रेयांश भी दादाजी के पीछे ही आ रहा था। जब वह ये सब सुनता है तो उसे इस वक्त अपनी दादी पर इतना ज्यादा हंसी आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह यही लोटपोट करके रोए, यही लूटपोट कर हंसना शुरू कर दे। उसकी दादी बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज थी। उसे अब तक उम्मीद नहीं था कि वह अमायरा को पटा पाएगा, लेकिन उसने अमायरा को घर लाकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। अब जब अमायरा दादी के सामने आ गई है तो दादी किसी न किसी तरह उसकी शादी तो अमायरा से करवा कर ही मानेंगी, क्योंकि वह अपनी दादी को अच्छे से जानता था। इस वक्त उसे दादी पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वह दूर से ही दादी की ओर देखते हुए प्यार से कहता है, ओ माय स्वीट दादी, तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इतना कहकर वह उसे दादी जी को फ्लाइंग किस देने लगता है। वही जैसे ही दादाजी देखता है कि उनका पोता क्या कर रहा है तो वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, बरखुरदार, यह अपनी फ्लाइंग किस अपनी बीवी के लिए बचा कर रखो।
वो खबरदार, जो तुमने मेरी बीवी को गंदे नजरिए से देखा। तो वही श्रेयांश अपने दादाजी की बात सुनकर अपना सर पीट कर रह जाता है। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह अपना सर दीवार पर ले जाकर फोड़ ले। आखिर में यह उसके दादाजी कितने ज्यादा अपनी बीवी के लिए पॉजिटिव हैं। उन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यह उन्हीं का पोता है। हे भगवान, वह क्या करें। वह गुस्से से दादाजी को देखकर वहां से चला जाता है और दूसरी साइड जाकर खड़ा हो जाता है, मानो वह दादाजी से कितना ज्यादा गुस्सा हो गया है। वही दादाजी जब देखते हैं कि वह हट गया है तो अब जाके उन्हें सुकून मिलता है और वह प्यार से अपनी बीवी की एक्टिंग को देखने लगते हैं। वही दादी अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, ऐसे मानो जैसे सच में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया हो और उनकी सांसें डूब रही हो। वही अमारा बेचारी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसे इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था। यह उसके हाथों क्या हो गया। वह तुरंत ही बोलती है, दादी माँ आप ठीक हो जाए, प्लीज प्लीज, आपको क्या हो गया। और मैं बिल्कुल भी जाने की बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो यहाँ आपके साथ पूरी रात रुकूंगी, आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। जैसे ही दादी यह सुनती हैं, उनके तो दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वह खुशी से उठकर बैठ जाती हैं। लेकिन वही जब सर्वेंट अपनी आंखें बड़े कर लेते हैं तो वह तुरंत ही फिर से एक्टिंग मोड में आ जाती हैं और कहती हैं, ओ देखो तो मेरे दिल में अब दर्द कम हो रहा है। बच्चा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। देखो तुमने ऐसा क्या कर दिया। देखो मुझे आराम मिल रहा है। वही बेचारी अमायरा दादी को देखते ही रह जाती है। अरे यार, कोई कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। अभी तो डॉक्टर भी नहीं आया है। फिर दादी धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि बच्चा ऐसा करो, तुम परेशान ना हो। ये कहते हुए दादी फिर जोर जोर से हाँफने लगती है। वही अमायरा देखकर डर जाती है। फिर दादी एक्टिंग करते हुए बोलती हैं कि जाओ जाओ बच्चा, तुम आराम से रेस्ट करने को चली जाओ और अभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाएगा। सर्वेंट ने फोन कर दिया होगा। वही सर्वेंट जैसे ये सुनता है, वह जल्दी से आगे आकर बोलता है, हाँ दादी माँ, चलिए चलिए रूम में चलिए, बस डॉक्टर आने वाले हैं। वही दादी सर्वेंट को इशारा करती हैं और धीरे से उठ जाती हैं। अमायरा बोलती है कि रुको, सर्वेंट को दूर कर देती है और बोलती है, चलिए दादी जी मैं आपको छोड़ दूं। तो वही दादी जी आराम से अमायरा के कंधे पर लटक जाती हैं। अमायरा धीरे धीरे पकड़कर उन्हें उनके रूम तक ले जाती है और धीरे से रूम के अंदर एंटर करती है तो देखती है दादी का रूम किसी प्रिंसेस की तरह सजा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी इतनी बूढ़ी है तो उनका रूम इस तरह से कैसे सजा हुआ है। लेकिन उसे दादी का रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वह प्यार से चारों ओर रूम को देखने लगती हैं। वही दादी देखती है कि वह कैसे उसके रूम को देख रही हैं, तो उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और दादी बोलती है, बेटा मेरा रूम बहुत ही प्यारा है ना, इसे मैंने अपने से डेकोरेट किया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, यह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ये कितना प्यारा रूम है। रूम में बहुत सारे फूल लगे थे जिसकी खुशबू बहुत ही मंद आ रही थी, जो मन को ताज़ा कर रही थी, और रूम बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। पिंक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन था, जिस वजह से वह परियों की दुनिया जैसा लग रहा था। वही दादी जी बोलती है कि बेटा ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसा ही रूम तैयार कर देती हूँ, तुम्हें ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बस तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। वही उसकी बात को सुनकर अमायरा होश में आती है। दादी जी के कहने का क्या मतलब है, वह मेरे लिए भला क्यों रूम तैयार कराएंगी। वही अमायरा भूल गई थी कि दादी जी की तबीयत खराब है। दादी जी आराम से बैठकर उसे बता रही थी। वही जैसे ही अमायरा देखती है तो दादी जी फिर से एक्टिंग मोड में आ जाती हैं और अपने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, ये तू क्या कर रही थी, अभी तो ये तेरी पोल पट्टी पकड़ लेती,
फिर तेरी इमेज उसके सामने कितनी ज्यादा डाउन हो जाती और वह तेरे बारे में क्या सोचती। फिर से एक्टिंग करना शुरू कर दे। इतना बोलकर वह फिर से काखना शुरू कर देती है और दिल पर हाथ लेकर रखकर फिर से लंबी लंबी सांस लेती है। वही अमायरा देखती है कि वह किस तरह से कर रही है तो उन्हें लेटाते हुए कहती है, दादी जी अब प्लीज आप आराम से लेट जाए। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और डॉक्टर का इंतजार करती हूँ। जब वह आ जाएगा तब मैं चली जाऊंगी। फिर से जाने की बात सुनकर दादी जी फिर से लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर देती है और कहती है, बेटा देखो मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। क्या तुम आज के लिए नहीं रुक सकती हो, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अमायरा सोच में पड़ जाती है। वह क्या करें, उसे समझ नहीं आ रहा था। वही दादी जी को ऐसी कंडीशन में छोड़कर वह नहीं जा सकती हैं। आखिर में दादी जी उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वह बहुत ही प्यारी थी और प्यारी प्यारी बातें करती थी। आज तक उसे ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसी ने नहीं दिया था जिस तरह से दादी उसके साथ बिहेव कर रही थी। तो वह बोलती है कि ठीक है दादी जी मैं रुक जाती हूँ। इतना कहकर वह उस जगह पर बैठने लगती है। तो दादी जी जोर से बोलती है, अरे नहीं नहीं तुम यहाँ ना बैठो। बेचारी अमेरा चौंक कर अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो जाती है। वह बोलती है, क्या हुआ दादी, यहाँ मैं क्यों नहीं बैठ सकती हूँ। तभी दादी जी फिर से एक्टिंग करते हुए बोलती है, वो बच्चा वो डॉक्टर आने वाले होंगे ना और अभी दादाजी आ जाएंगे। उन्हें पसंद नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी हालत में रहे। वह नहीं चाहते कि मुझे कोई ऐसी हालत में देखे। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम जाओ श्रेयांश के पास और दादाजी अभी आ ही जाएंगे। वही जब अमायरा ये सुनती है तो वह तुरंत ही दादी जी को ठीक है बोलकर वहां से चली आती है। वही श्रेयांश जब देखता है कि अमायरा आ रही है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी दादी ने अब पूरी तरह से उसे रोकने का इंतजाम कर लिया होगा। उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन कोई देखे उससे पहले ही वह अपनी मुस्कान को छुपा लेता है। जैसे ही अमायरा श्रेयांश के पास आती है तो वह उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तो चलो हम चलते हैं अपने रूम में। वही अमायरा बोलती है कि हम भला आपके रूम में क्यों जाने जाएंगे। एक लड़का और एक लड़की ऐसे एक साथ रूम में नहीं रह सकते हैं और तुम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो, इसलिए मुझे दूसरा रूम बताओ। मैं भले ही दादी के कहने पर यहाँ रुक गई हूँ, लेकिन तुम ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे रूम में जाऊंगी। ये कहते हुए अमरा गुस्से से तनतनाए जा रही थी। नहीं, उसे इस तरह गुस्सा करता देखकर शयान समझ जाता है कि उसे यहाँ रुकने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वह उसके रूम में नहीं रुकेगी तो कोई बात नहीं, वह दूसरे रूम में रुक सकती है, पर आज के लिए तो उसे रुकना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वह बोलता है, अरे अरे मेरी माँ गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो मैं तुम्हें दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये कहकर वह उसे गेस्ट रूम की ओर लेकर बढ़ जाता है और उसे रूम दिखाता है। वह रूम भी बहुत ही अच्छा था और अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वहां रुकने में अमायरा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही श्रेयांश उसे देखकर मुस्कुराता है। तो अमायरा जब देखती है कि वह उसे कैसे देखकर हंस रहा है तो वह गुस्से में बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते थे। अगर दादी जी की तबीयत की बात ना होती तो मैं किसी कीमत पर नहीं रुकती। तुम्हें नहीं पता है मुझे कितना जरूरी काम था और तुमने बेवकूफ इंसान मुझे यहाँ फंसा दिया। इतना कहकर उसे श्रेयास पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है। इस समय उसे अपना बाल नोचने का मन कर रहा था। वह क्या करे, तभी उसका फोन बजता है, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले ही साइलेंट मोड से हटाया था। वह अपना फोन उठाती है तो देखती है उसमें अब तक सुबह से कितने सारे कॉल आ चुके थे। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह कैसे भूल गई थी कि उसे आज कितना जरूरी काम था और वह यहाँ फंस कर रह गई। उसे इस वक्त श्रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वह अपना कॉल उठाती है तो उधर से कुछ कहा जाता है।
ये सुनकर उसे इस समय सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोलती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वह फोन काट देती है। फिर उसके बाद वह आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं लग रही थी। इस समय उसे टेंशन हो रहा था कि वह कैसे बाहर निकले, क्योंकि इस समय उसे कहीं जाना था। वही श्रेयांश जो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था, उसे नींद नहीं लग रही थी। उसे यही लग रहा था कि इस समय वह पागल झल्ली बिल्ली क्या कर रही होगी। वह तरह तरह के विचार कर रहा था कि क्या वह सो गई होगी या फिर वह क्या कर रही होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वह अपने रूम से निकलकर चुपके चपके से अमारा के रूम की ओर बढ़ जाता है। उसे इस वक्त उसे देखने का बहुत ही मन कर रहा था। जब से वह आई थी, उसे कितना ज्यादा सुकून आ रहा था और कितना ज्यादा मजा आ रहा था उसे परेशान करने में। अब जब वह अपने रूम में अकेले था, तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। इसलिए वह सोचता है क्यों ना वह चुपके से उसी के रूम में चला जाए। वह उसके रूम में नहीं आ सकती तो क्या हुआ, वह तो जा ही सकता है। यही सोचकर वह चुपके चपके से उसके रूम में जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर दादी जी जो अब आगे का प्लान दादाजी को समझा रही थी, वह बोलती है चलो एक बार हम लोग चलकर देखते हैं कि आखिर में वह बच्ची क्या कर रही है। अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह सोई तो नहीं होगी। वही दादाजी बोलते हैं कि बेवकूफ हो क्या, तुम जाकर उसे देखोगी तो तुम्हारी पोल नहीं खुल जाएगी कि तुम बीमार थी। तो दादी जी मुंह बनाते हुए बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे कि मैं बेवकूफ हूँ। अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं उसे बता दूंगी ना कि डॉक्टर आया था और उसने मुझे दवाई दे दी। अब मैं बिल्कुल सही हूँ, इसलिए तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम मेरी चिंता ना करो। वही दादाजी अपना सर पीट लेते हैं। उसकी बीवी के पास हर सवाल के जवाब होते थे। वह दादाजी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर चलने लगती हैं। और वैसे भी महिमा जी अगर कुछ कहती थी तो दादाजी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे टाल मटोल कर दें, वरना वह बच्चों की तरह ऐसे रोती थी कि उन्हें चुप कराना भी मुश्किल हो जाता था। और वहीं उन्हें अपनी बीवी की आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिस वजह से अब दादाजी को भी ना चाहते हुए बिल्कुल उन्हीं की तरह उनके पीछे जाना पड़ता है। वैसे भी अब तक इतने सालों में महिमा जी ने दादाजी को अपनी तरह ही ढाल दिया था। जो इंसान पहले क्रूल हॉटेड और डेविल था, वह अब बिल्कुल बच्चों की तरह उनके साथ मिलकर बिहेव करता था। ऐसे लगता था जैसे दो छोटे बच्चे हो गए हैं। दो छोटे बच्चे हो जो अपने में ही खुलते खेलते कूदते मस्त रहते थे। उन्हें तीसरे किसी की जरूरत ही नहीं थी। वही दादी जी धीरे धीरे कर अपने रूम से निकलती हैं और धीरे धीरे से गेस्ट रूम की ओर जाने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि अमायरा को कहाँ लेटने को कहा गया है, कौन सा रूम दिया गया है। लेकिन तभी उनकी नजर श्रेयांश पर पड़ती है। वह दबे पांव चुपके चुपके चारों ओर देखते हुए छिपकर अमायरा के रूम की ओर जा रहा था। ये देखकर तो दादी जी की आंखें ही छोटी हो जाती है। वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, तौबा तौबा, अब यह मेरी आंखें क्या देख रही है। ये लड़का अपने ही घर में चोरी कर रहा है। देखो तो, इतना कहकर वह दादाजी को जो उनके पीछे पीछे उन्हीं के तरह चुपके चपके आ रहे थे, पकड़ के अपने साइड खींच लेती हैं और उस ओर उंगली का इशारा करके अपने पोते को दिखाने लगती हैं। वही दादाजी की भी श्रेयाश को देखकर आंखें छोटी हो जाती है। ये नालायक क्या कर रहा है, अपने ही घर में चोरी कर रहा है। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो इसे चोरी करनी पड़ी। जिस तरह से ये देख रहा है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा है, उसे तो देखकर कोई पागल भी समझ जाएगा कि यह चोरी करने जा रहा है। पर यह चुराएगा क्या, ये सोचकर अब दादी दादा दोनों उसके पीछे लग जाते हैं। वही श्रेयांश अब भी चुपके चपके दबे पैर अमारा के रूम की ओर बढ़ रहा था और आगे आगे श्रेयाश था, पीछे पीछे उसके दादी और दादाजी थे।
श्रेयांश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी शैतान दादी उसके पीछे पीछे आ रही हैं। यार क्या बात है, यानी दादी हो तो ऐसी कितनी प्यारी और स्वीट दादी है, पूरा एंटरटेनमेंट का खजाना है। आप लोगों को स्टोरी में यह दादी कैसी लगी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप लोगों की दादी भी ऐसी हैं? मुझे जरूर बताना। मेरी दादी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो बड़ी खड़ूस किस्म की थी जो हमसे ठीक से बातें भी नहीं करती थी। चलिए ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वही श्रेयांश देखता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वह चुपके चुपके और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र रूम के दरवाजे पर जाती है जो धीरे धीरे कर खुल रहा था और तभी दरवाजे से बाहर एक सर निकलता हुआ दिखाई देता है। वह और कोई नहीं था बल्कि ना मायरा ही थी जो अपनी मुंडी निकालकर बाहर झांक रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि उसने भागने का पूरा प्लान बना लिया था। वह इस गधे नालायक श्रेयांश के चक्कर में नहीं फंसेंगी, वरना उसका काम अटक जाएगा। उसने सोच लिया था कि वह रात को ही भाग जाएगी और बाकी दादी जी का तो वह श्रेयांश संभाल लेगा। वैसे भी जब वह नहीं रहती थी तो उन्हें कौन संभालता था। दादी जी को उनके हस्बैंड और उनका पोता है संभालने के लिए। वह चुपके से भागना चाहती थी। वह चुपचाप अपना सर निकालकर चारों ओर देखती है जब उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि अब श्रेयांश जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गया था। वही दादी दादाजी भी उससे दूर बने कोने में छुप गए थे। अमायरा धीरे से अपना पहला पैर बाहर निकालती है और उसी के साथ वह दूसरा पैर भी बाहर निकालती है और चारों तरफ देखकर वह बिल्लियों की तरह नीचे झुक जाती है और चुपके चपके से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वह ऊपर छत पर थी और उसे लगा कि अगर वह खड़ी होकर चलेगी तो उसे कोई भी देख लेगा, इसलिए वह झुक गई थी जिससे रेलिंग के ओट से वह धीरे धीरे कर कुछ दूर तक जा सके। वही वह जैसे छुपकर आगे जाने लगती है और अपनी मुंडी बार बार उठाकर इधर उधर देखती रहती है, वैसे ही अब श्रेयांश भी झुक जाता है। वह भी उसी तरह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही दादी जी जब श्रेयांश को ऐसा करता देखती हैं, तो वह फिर से अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। इस समय उन्हें श्रेयांश के ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। तब से उसका ये डेविल पोता ऐसी बच्चों वाली हरकत करने लगा। उन्हें इस समय इतना ज्यादा हंसी आ रहा था कि उन्हें लग रहा था कि वह हंस हंस कर जमीन पर लोटपोट हो जाए। वही वह दादाजी के ऊपर धड़ाम से गिर जाती हैं और तभी दादाजी उन्हें संभालते हुए बोलते हैं, सिटी ये तुम क्या कर रही हो। वही वह दादाजी की ओर देखते हुए किसी तरह अपने हंसी को कंट्रोल कर अपने मुंह से अपने हाथ को हटाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह को जोर से दबा रखा था कि कहीं उनकी आवाज बाहर निकल गई तो बच्चों का एक कारनामा देखने में जो उन्हें बहुत मजा आ रहा था मिस हो जाएगा। वह दादाजी को बोलती है, अरे देखो देखो ये हमारा ही पोता है ना, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, वह कैसे छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा है। वही दादाजी जो अब तक अपनी बीवी को देख रहे थे और श्रेयांश को देखे ही नहीं थे, जैसे ही श्रेयांश को देखते हैं कैसे वह छिपकर अमायरा का पीछा कर रहा था और जब वह पीछे मुड़कर देखती तो जल्दी से हड़बड़ा कर कहीं छिप जाता था। ये देखकर आज उन्हें पहली बार हंसी आने लगती है। वही जैसे ही वह उनकी आवाज मुंह से निकलने वाली थी, दादी जी जल्दी से उनका मुंह दबा देती हैं और कहती है, घंटा सार करने वाले हो क्या? अरे कितना मजा आ रहा है, जल्दी से फोन निकालो और वीडियो बनाओ। अपने पोते का ये वीडियो बनाकर मैं उसे आराम से ब्लैकमेल करूंगी। वही अपने बीवी की बात को सुनकर दादाजी को आश्चर्य होता है। किसी भी कंडीशन में उनका दिमाग चलना बंद नहीं होता है। वह तुरंत ही अपने जेब से फोन निकालते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब हालात ऐसे थे कि जैसे श्रेयांश और अमायरा नीचे दुबककर झुक झुक कर बिल्लियों की तरह चले जा रहे थे। दादी जी भी बिल्कुल उसी तरह चल रही थी। और अब द ग्रेट बिजनेसमैन अमरेंद्र सिंह राजादा, जो कि अपनी क्रूरता और अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते थे,
वह भी बिल्कुल अपनी बीवी के पीछे पीछे उसी तरह झुककर चोरी चोरी से रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहे थे। अरे यार, यह सीन कोई देख लेता तो सच में हंसकर लूटपोट हो जाता। बेचारे सर्वेंट अगर देखते तो बेहोश ही हो जाते। उनका क्रूर बॉस किस तरह बच्चों जैसी हरकत कर रहा था। अब आगे आगे अमायरा, उसके पीछे श्रेयाश और उसके पीछे दादी जी और दादी जी के पीछे पीछे दादाजी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? वह लोग अमायरा को जब ऐसे भागते हुए पकड़ेंगे तो बेचारी अमायरा क्या सफाई देगी? और श्रेयांश जो इस तरह चोरी से उनके पीछे पीछे जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग दादी जी बना रही हैं, वह उस डेविल को कैसे अपने कंट्रोल में करेगी और कैसे कैसे ब्लैकमेल करेगी? मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। तो फिलहाल चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब काफी लेट हो रहा है। स्टोरी को बनाते बनाते ही 8 बजे बज चुके हैं। इसे अपलोड करने और पब्लिश करने में काफी लेट हो जाएगा। एडिट कर अपलोड करने में भी काफी वक्त चला जाता है, इसलिए ये स्टोरी आप लोगों के पास बहुत ही लेट में पहुंचती है। फिलहाल आप लोग एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरी पूरी स्टोरी हमेशा नाइट में ही पब्लिश होती है। क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो लिखने में काफी वक्त लग जाता है, और 3-4 घंटे लिखने के बाद जब मैं इसे अपलोड करती हूँ तो उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एडिट करना और अपलोड करना। इस वजह से यह नाइट में ही पब्लिश हो पाती है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे का एपिसोड आपको कल मिल जाएगा। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।